हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आकाश एकेडमिक्स पर। और इस बार जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, जो कि है दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में 50 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं। और कल 18 तारीख है और कल आपका पहला एग्जाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। और मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि 50 क्वेश्चन की होगी। और मैंने मोस्टली क्या है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे मैंने वो ऐड कर लिए। देन मैंने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस ले लिए और साथ साथ जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम्स हुए लाइक CHSL का, उसको भी मैंने क्या करा है, कुछ क्वेश्चंस को इसमें ऐड किया है। ऑफलाइन तो काफ़ी टाइम से पढ़ा लिया कंपटीशन का। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ 50 क्वेश्चन की। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इसके अंदर अच्छा स्कोर करते हैं तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। 50 क्वेश्चन जीके में हर कोई पूरे 50 अटेम्प्ट नहीं कर पाता, क्योंकि जिस लेवल का एग्जाम आता है। देखते हैं हमने क्या तैयार किया है और आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन को आप कीजिएगा और देखिएगा आपका स्कोर क्या आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, द कन्हेरी केव्स बिल्ट बाय द बुद्धिस्ट आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बौद्ध द्वारा बनाई गई कन्हेरी गुफाएं इनमें से किस राज्य में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कौन सी गुफा कहाँ पे स्थित है, कैसे है। तो कन्हेरी केव जो है ना, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में क्या है, कन्हेरी केव्स को बनाया गया था। और ये क्या है, बुद्धिस्ट की एक गुफाएं है, बुद्धिस्ट की गुफाएं है कन्हेरी केव्स। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप एक एक करके उन पे फोकस कीजिएगा। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, जो हमें लगेगा कि हाँ ये डिस्कस करने लायक है और एक्स्ट्रा फैक्ट्स उसमें से निकल रहे हैं। क्वेश्चन अगला, द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द टाइप ऑफ टेम्पल। जो मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई में, वो किस शैली का बना हुआ है, उसकी शैली क्या है। बहुत आसान है, साउथ के ना मोस्टली टेम्पल्स द्रविड़ शैली के होते हैं। किसके होते हैं, द्रविड़ शैली के। तो ये किसका है, द्रविड़ शैली का है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है, तो कहां पर है वो, मदुरई में। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मदुरई याद रखना कि मीनाक्षी टेम्पल कहां पर है, मदुरई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स हेल्प इन द राइपिंग ऑफ मैंगोज। इनमें से कौन सी हवाएं, स्थानीय हवाएं आमों को पकने में मदद करती है। आमों का मौसम कौन सा होता है, समर। समर के बाद आम आते हैं। ठीक है, उनमें से कौन सी हवाएं जो आमों को पकने में हेल्प करती है, लू, नॉर्वेस्टर्स, काल वैसाख या मैंगो शावर। देखो नाम में दिख रहा है मैंगो शावर्स। मैंगो शावर्स है, ये कर्नाटका में चलती है। कहाँ चलती है, ये कर्नाटका में ये हवाएं चलती है, जो आमों को पकने में हेल्प करती है। लू आपको पता होगा गर्मियों में चलती है, अप्रैल मई में बहुत ज्यादा लू चलती है नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत के अंदर। ठीक है, और काल वैसाख, ये बंगाल, वेस्ट बंगाल में चलने वाली हवा है। वेस्ट बंगाल में काल वैसाख बोलते हैं इनको। आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में ना बारिश नहीं आती, बारिश आने के समय ना शाम के समय क्या होता है, जनरली आंधी आती है और बिजली कड़कती है। उसको वेस्ट बंगाल के अंदर क्या बोला जाता है, काल वैसाख बोला जाता है। तो आपको काल वैसाख भी पूछ सकता है कि कहाँ की है ये हवाएं। तो काल वैसाख कहाँ की बताई मैंने, वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की ये हवाएं होती हैं काल वैसाख। ठीक है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। देखो एसएससी का ना सिलेबस जो है ना, वो आजकल ना समुद्र जैसा हो गया है। समुद्र जैसा बोले तो कि हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हमने अति कर दी, पढ़ के अति कर दी, लेकिन कुछ नहीं आया, ये भी पॉसिबल है। लेकिन हमारा पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। अगर कांस्टेबल में नहीं आया तो हो सकता है एमटीएस में आ जाए, एमटीएस में नहीं आया तो क्या पता सीजीएल में आ जाए, सीएचएसएल में आ जाए। तो किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कोई भी क्वेश्चन। तो आप जरूरी नहीं है कि इस वीडियो को खाली कांस्टेबल वाले देखेंगे, एमटीएस, सीजीएल या सीजीएल मेंस वाले भी इसको देख सकते हैं, उनकी तैयारी के लिए भी ये बेस्ट रहेगी। अगला है संविधान से, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से, विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी, कैग, कैग, ठीक है, ऑफ इंडिया ऑडिट रिपोर्ट्स। पहली बात हम देखते हैं कि ये सीएजी के बारे में पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा कि किस आर्टिकल के अंदर सीएजी है, ये पूछ रहा है हमारे से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण की ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित है। मतलब जिस आर्टिकल में ऑडिट रिपोर्ट आती है वो आता है हमारा आर्टिकल 48, 151, 50 या 49। वो हमारा आता है आर्टिकल 151 में। ऑडिट रिपोर्ट हमारी किससे रिलेट करती है, आर्टिकल 151 से। और आर्टिकल 148 क्या बोलता है, 148 ये बोलता है कि एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होगा,
ठीक है ना, वो आर्टिकल 148 में आता है। खैर ये चारों जो है ना वो हमारे CAG से रिलेट करते हैं। ठीक है, 48 मैंने क्या बताया, 48 इंपॉर्टेंट है, और 151 में क्या होता है, रिपोर्ट को ऑडिट किया जाता है ना, उसके अंदर इसमें दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following committee was constituted in 2012 to review the poverty measurement methodology and submitted its report in June 2014? गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा के लिए 2012 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था और जून 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी? गरीबी मापन, पॉवर्टी की बात करें, निर्धनता, इसकी एक रिपोर्ट पेश की गई थी। जो किसने की थी? उसका आंसर है रंगाराजन कमेटी। रंगाराजन कमेटी ने क्या किया, 2012 में एक रिपोर्ट तैयार की थी कि भारत के अंदर कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग गरीब नहीं है। उस समय इन्होंने डेटा दिया था कि भारत के अंदर लगभग 21 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। 21 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, इस रिपोर्ट ने इसके अंदर ये बताया था। ठीक है, लक्कड़वाला समिति की रिपोर्ट को इसने वो किया था, चेंज किया था, उनके अलग थॉट थे, इनके थॉट क्या थे, अलग थे। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट ऑफ द इरेविकुलम नेशनल पार्क लोकेटेड? इनमें से कहां पर इरेविकुलम नेशनल पार्क है? देखो नेशनल पार्क से क्वेश्चन आना फिक्स है, नेशनल पार्क से क्वेश्चन आना फिक्स है, कोई ना कोई नेशनल पार्क से क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर बहुत इजी है, केरला में। केरला के अंदर क्या है, इरेविकुलम नेशनल पार्क लोकेटेड है। ठीक है, केरला के अंदर एक चीज और है, पता होगा आपको, साइलेंट वैली। ये क्वेश्चन भी ना बहुत बार पेपर में पूछता है कि साइलेंट वैली कहां पर लोकेटेड है, तो साइलेंट वैली का भी आप क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हो गया हमारा। अगला देखते हैं हम, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। मैं ज्यादा फास्ट नहीं करा रहा और इतना भी धीरे नहीं करा रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो। आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं और कल के एग्जाम में थोड़ी बहुत तो प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जितना पढ़ लिया जाए उतना क्या होता है, हमारे लिए कम होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन कब हुआ था? पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था क्या। इसको देखो 1987 में साइन किया गया था, और ये था क्या, ये ओजोन लेयर के डिप्लेशन से था, कि ओजोन लेयर जो खत्म होती जा रही है उसको कैसे बचाएंगे, उसके लिए था ये। तो इसका आंसर क्या है, 1987। क्वेश्चन पूछ सकता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था, तो वो किससे संबंधित था, ओजोन से। किससे था वो, ओजोन से था। और इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। हर साल 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। तो ये भी याद रखना, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा डे कब मनाया जाता है, तो ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आ गया अगला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज रिसीव विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन 1986? भाई ऐसे क्वेश्चन ना बहुत हार्ड होते हैं, हमें क्या पता भाई किसको कौन सा अवार्ड कब मिला था। जनरली 4 अवार्ड होते हैं हमारे, और मैंने यहाँ पे चारों मेंशन करें, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न। अब इनको पूछा है कि बिरजू महाराज को कौन सा मिला था 86 में, तो 86 में इनको मिला था पद्म विभूषण, पद्म विभूषण मिला था। और ये भी पूछ सकता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, इनका संबंध है कथक से। कथक एक डांस फॉर्म होती है, इनका संबंध उससे है, और ये लखनऊ घराना से बिलोंग करते हैं। ये कहां से बिलोंग करते हैं, लखनऊ घराना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घराने पूछ लेता है कौन कहां से बिलोंग करता है, तो ये कहां से बिलोंग करते थे, लखनऊ घराना से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन? साइंस का क्वेश्चन आ गया भाई। इनमें से कौन सा टिश्यू होता है, कोशिका होती है जो विभाजन में सक्षम है? कोशिका ऊतक के विभाजन। ऊतक क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, ग्रुप्स ऑफ सेल। हम क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप्स ऑफ सेल। अब यहां पे डिवीजन की बात कर रहा है, सेल्फ डिवीजन कौन करता है, तो इसका आंसर है हमारा मेरिस्टेम। मेरिस्टेम, इसको मेरिस्मेटिक टिश्यू भी बोलते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू भी इसको क्या बोला जाता है, बोला जाता है। आपने स्क्लेरेंकाइमा पढ़ा होगा, स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है, ये डेड सेल्स होती है, जनरली क्या होती है, डेड सेल होती है, डेड सेल्स, जो किसी भी चीज को ना, प्लांट डेड सेल होती है, स्ट्रॉन्ग करती है। नारियल देखा आपने, नारियल सूख जाता है, उसको कैसे सेल्स बन जाती है उस पर, वो डेड सेल्स होती है, जो किसकी होती है, हमारी स्क्लेरेंकाइमा की। लेकिन ये हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है सेल डिवीजन के लिए, तो कौन सा आंसर होगा इसका, मेरिस्टेम। मेरिस्टेम बोले तो मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये इसके लिए क्या है,
इंपॉर्टेंट होगा जो सेल डिवीजन में काम आता है। साइंस के क्वेश्चन भी एक आध फंस जाते हैं, जनरली पूछ लेता है क्वेश्चन कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। साइंस भी आपको थोड़ी बहुत ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। विच ऑफ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स, हमें देखना है कि इनमें से सही घटनाक्रम को सही से लगाना है। पहले क्या घटा, पहले क्या घटा, उसके बाद क्या घटा। हम पहले पढ़ते हैं क्या है, साइमन कमीशन, पूना पैक्ट और वेवल प्लान। देखो पहले मैं साइमन कमीशन की बात करता हूं। साइमन कमीशन की अगर मैं बात करूं तो ये 1927 में बना था और 28 में ये इंडिया आया था, ठीक है। पूना पैक्ट की बात करूं, पूना पैक्ट की ये हुआ था भाई 1932 में, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ये भी आप याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच ये हुआ था पूना पैक्ट 1932 में। वेवल प्लान क्या था, वेवल प्लान जो था ना वो भाई 1945 को आया था, 1945 में। तो मैं लाइन से देखूं 27, 32, 45, पहले कमीशन आया होगा, फिर पूना पैक्ट होगा, फिर वेवल प्लान होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, करेक्ट है। तो आप ऑप्शन नंबर ए टिक कर सकते हैं, ठीक है। सारे यही रिपीट है, ऊपर नीचे कर रखे हैं बस। तो साइमन कमीशन पहले आया था, फिर पूना पैक्ट आया था, फिर क्या आया था, वेवल प्लान आया था। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे देखते हैं। आगे है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो हमने शायद कर लिया, सॉरी। आगे ये तो हमारा हो गया, 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन करते हैं हमारा, 10 तो हमारे हो चुके थे, कहाँ से पीछे से आ गया था वापस। हाँ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन एसपीएम रेफर्स, एयर पॉल्यूशन कितना बड़ा समस्या है इस समय इंडिया के अंदर। इंडिया में क्या, दिल्ली के अंदर, दिल्ली में रहते हैं हम, और हमारी हालत कितनी बुरी है एयर पॉल्यूशन की वजह से। ये एसपीएम की फुल फॉर्म पूछ रहा है। सॉलिड पार्टिकल्स मैटर होते हैं, स्मोक पॉल्यूशन मेजर्स होते हैं, सस्पेंडेड पॉल्यूटिंग मैटर होता है, या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। भाई इसका आंसर है एसपीएम का सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। निलंबित कण पदार्थ, इसका मतलब क्या होता है कि हवा के अंदर कुछ ऐसे पर्टिकुलेट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जो पॉल्यूशन को बनाकर रखते हैं। हमारे दिल्ली में इस समय स्मॉग चल रहा है। स्मॉग क्या होता है, ये फॉग और स्मोक, धुआं, इससे मिलके बना हुआ है। इसने ठंड भी रोक रखी है, ठंड भी नहीं आने दे रहा है स्मॉग। इतनी लंबी लंबी मोटी मोटी चादरें, विजिबिलिटी 500 मीटर के आसपास हो गई है हमारी, हमें दिख नहीं रहा कुछ। तो एसपीएम की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, निलंबित कण पदार्थ, ठीक है भाइयों। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला 12वां क्वेश्चन है हमारा। ये 12वां क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज द ओनली पाकिस्तानी नेशनल हु वाज द अवॉर्डेड भारत रत्न। भारत रत्न इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है, जो ओनली एक पाकिस्तानी को मिला है। क्या आंसर है उसका, नवाज शरीफ, मतलब ही नहीं बनता। खान अब्दुल गफ्फार खान, भाई देखो इसका आंसर ही सही है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ना, इनको भारत रत्न मिल चुका है, और इन्हें फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, हमें ये भी याद रखना पड़ेगा, फ्रंटियर गांधी, ठीक है ना। हिंदी में इनको बोलते हैं सीमांत गांधी, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, और ये प्रीवियस ईयर का है, सीमांत गांधी। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई, कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना। और ये पहले बंदे थे पाकिस्तानी जिन्हें क्या मिला था, अवार्ड मिला था भारत रत्न, और किसी को नहीं मिला, किसी भी पाकिस्तानी को भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो हमें यह भी क्या रखना है, याद रखना है। इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, और ये ज्यादा हार्ड लेवल तो नहीं करा मैंने, क्योंकि मैंने कांस्टेबल के अकॉर्डिंग बनाया है। अगर आप अच्छे से पढ़ते तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा है, हु रॉट द नॉवल वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर नॉवल किसने लिखा था, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। हम हर बुक को याद नहीं रख सकते, लेकिन अपने दिमाग में इतना तो सोच सकते हैं कि कौन सी किससे रिलेट कर सकती है। थोड़ा रिलेशंस के ऊपर भी ध्यान दे देते हैं हम, ठीक है। ये लिखी थी विलियम ठाकरे ने। विलियम ठाकरे ने क्या किया था, इसको लिखा था वैनिटी फेयर। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस को हमें याद कर लेना चाहिए, माइंड में बिठा लेना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या है। कोई ट्रिक काम नहीं आती एग्जाम टाइम पे, आपके पास ना कोई ट्रिक काम नहीं आएगी जितना बेसिक काम आएगा। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक हम ना ट्रिक सोचने लग जाएंगे, ट्रिक से बेटर है एक बारी में याद ही कर लो यार। याद रखो, वैनिटी फेयर किसने लिखी थी, विलियम ठाकरे ने लिखी थी। तो बस इतना याद कर लो, क्यों ज्यादा ट्रिक में फंसना। ट्रिक में फंसोगे तो फंसे ही रह जाओगे, उसके आगे हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमें ट्रिक में नहीं फंसना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which article of the Indian Constitution deals with the governor's assent to bill? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा विधेयकों को सहमति देने में संबंधित है। स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जब कानून बनते हैं ना, तो वो राज्यपाल जो होता है, गवर्नर, वो पास करता है। तो वो किस आर्टिकल में आता है,
तो वो आता है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 आता है जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी बिल को राज्यपाल क्या करेगा, पास करेगा। और इसमें एक और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 164, जो सीएम होता है मुख्यमंत्री, उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, गवर्नर करेगा। ये भी हमें क्या करना है, याद करना है। सिंपल याद रखना है कि एक कानून है, एक बिल है, उसको परमिट करने का, असिस्ट करने का, सहमति देने का काम कौन करता है, गवर्नर करता है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, और साथ साथ कौन से आर्टिकल में आता है, वो आर्टिकल 200 में आता है। ठीक है भाइयों, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो 15वें क्वेश्चन पे आ गए हम। आप अपना स्कोर देखते चलना कि आप क्या कर सकते हो इसके अंदर। What was the name of the first dynasty that ruled over the मगध किंगडम? मगध किंगडम पे सबसे पहले किस डायनेस्टी ने क्या किया था, रूल किया था। ठीक है भाई, देखो मगध, हर्यंक ने, नंद ने, मौर्य ने, शिशुनाग ने। इसका आंसर हर्यंक डायनेस्टी है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे रूल किया था। हर्यंक के बाद नंद ने, नंद के बाद मौर्य ने। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लो यहाँ पे। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, मगध की एक राजधानी पूछता है, इनिशियल कैपिटल, प्रारंभिक राजधानी क्या थी यहाँ की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह। राजगृह का मतलब क्या होता है, राजाओं का घर। ठीक है, बाद में से इसकी राजधानी क्या कर दी गई, पाटलिपुत्र, जो आज के टाइम में हमारे क्या है, पटना है। ठीक है, बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र कर दी गई। स्टार्टिंग में इसकी राजधानी क्या थी, राजगृह। राजाओं का घर, राजाओं का घर। ठीक है भाइयों, ये हो गया। ठीक है, मगध। और यहाँ पे मौर्य एम्पायर है, क्वेश्चन पूछा मौर्य एम्पायर की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य एम्पायर की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 321 ईसा पूर्व, बिफोर कॉमन एरा में की थी। अब क्वेश्चन यही पूछा है कि मौर्य एम्पायर का आखिरी राजा कौन था, आखिरी राजा कौन था इसका, वृद्धरथ। वृद्धरथ जो था वो आखिरी किंग था इसका, चंद्रगुप्त मौर्य के एंड में, ये पहले और ये आखिरी। एक और पूछता है कि मौर्य एम्पायर का जो सबसे ताकतवर राजा कौन था, तो वो था अशोक। अशोक मौर्य एम्पायर का सबसे पावरफुल लीडर था, लीडर बोल लो या किंग बोल लो, सबसे पावरफुल था अशोक। ठीक है, जो हम देखते हैं ना हमारा नेशनल फ्लैग है, उसके अंदर 12 तीलियां है, ओ सॉरी 24 तीलियां है। वो 24 तीलियां जो है हमारे कहाँ से, अशोक चक्र बोलते हैं। वो अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है, मौर्य एम्पायर के अंदर से ही लिया गया है। क्लियर है भाइयों इतना। क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर कि मगध के ऊपर पहली बार राज किसने किया था, तो हर्यंक वंश ने। किसने किया था, हर्यंक ने। उसके बाद नंद ने, नंद को हरा के मौर्य आए। ठीक है ना, फिर लास्ट में कौन आया, शिशुनाग। ठीक है भाइयों, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इब्न बतूता बुक्स ट्रेवल्स कॉल्ड रिहल्ला वॉज ओरिजिनली रिटन इन। जो इब्न बतूता की बुक थी रिहल्ला, वो किस भाषा में लिखी गई थी भाई, वो अरेबिक भाषा में लिखी गई थी। अरबी भाषा में इसको लिखा था इब्न बतूता ने। अब ये इब्न बतूता कौन था भाई, एक यात्री था, ये ट्रैवल करता था। ठीक है ना, ट्रैवल करता था, और ये भारत आया था 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में ये भारत आया था, और इसने अपनी बुक लिखी थी यहाँ पे रिहल्ला। ठीक है, इसको जनरली हठीला यात्री भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हठीला यात्री। ये भी एक क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है, हठीला यात्री बोलते हैं। और ये जब भारत आया था 1333 में, तो उस समय भारत में किसका रूल चल रहा था, दिल्ली सल्तनत का। और उस समय किंग कौन था यहाँ पे, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ये बंदा भारत आया था। ठीक है, और इसने काफी कुछ यहाँ पे आके बताया था और अपनी बुक लिखी थी, इसका नाम था रिहल्ला। और ये यात्रा वृत्तांत था, जो किस भाषा में लिखा गया था, अरबी भाषा में लिखा गया था। अब क्वेश्चन पूछता है कि इब्न तो आया कहाँ से था भाई, ये मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था ये। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाइयों, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। इनमें से कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी गैस है जो नोबल गैस नहीं है। बहुत बेसिक सा आंसर है, नोबल गैस कौन सी गैस नहीं है। ठीक है, ऑर्गन, नाइट्रोजन, नियोन, हीलियम। भाई सिंपल सा आंसर है नाइट्रोजन। ये कभी भी नोबल गैस नहीं होती। क्यों, क्योंकि 78% तो हमारे एनवायरनमेंट में यही है, नाइट्रोजन ही है। और नोबल गैस जनरली होती क्या, जैसे कोई कलर नहीं होता, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, इसकी कोई ऑर्डर नहीं होता, स्मेल वगैरह नहीं आती उसके अंदर से, कोई उनका कलर नहीं होगा, तो वो क्या होंगी, नोबल गैस होगी। ऑर्गन, नियोन, हीलियम, ये सब क्या होती है, हमारी नोबल गैसेज होती है। बाकी नाइट्रोजन हमारी नोबल गैस नहीं है। और नोबल गैस किसके बोलते हैं हम, जिसके अंदर से जनरली कोई स्मेल नहीं आती, उसका कोई कलर नहीं होता, उसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक है भाई, आगे, कजली तीज इज द कल्चर फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। कजली तीज कहाँ
किस राज्य का त्योहार है? तो भाई ये राजस्थान का त्योहार है। कजली तीज क्या है? राजस्थान का त्योहार है। और ये हमें पता होना चाहिए कि किस राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा। कजली तीज कहाँ का है? राजस्थान का। राजस्थान से जैसे राजस्थान दिमाग आता है ना सामने, तो इस समय अरावली आ जाती है, अरावली की पहाड़ियाँ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने काटने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने काटने का आदेश दिया है कि जो भी अरावली की पहाड़ी है ना 100 मीटर से नीचे है, उसको हम अरावली नहीं मानेंगे और उसे हम काट देंगे, खत्म कर देंगे। ये अरावली की पहाड़ियाँ 2500 साल पुरानी है, 2500 साल पुरानी। और अगर अरावली की पहाड़ियों को काट दिया तो नॉर्थ इंडिया में हमारे क्या हालात मचेंगे ना, वो कोई नहीं जानता। डेजर्टिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अगर 100 मीटर से नीचे पहाड़ी तुम काट रहे हो, इसका मतलब 99% तुम अरावली को खत्म कर रहे हो, जो कि गलत है। ये नहीं कटने चाहिए, अरावली की पहाड़ियों को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। सबको पता होना चाहिए ये बात, हर किसी को अपने अधिकार तो पता करो यार। वैसे ही पॉल्यूशन में इतना बुरा हाल है, फिर तो हम गैस चैम्बर रह जाएंगे अगर इनको काट दिया तो। बैकबोन है नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया के बैकबोन को काटने की बात करेंगे तो बात ही क्या है। आगे देखते हैं भाइयों। द हिंदी नॉवल इंद्रजाल इज रिटन बाय, इंद्रजाल किसने लिखा है? इंद्रजाल लिखा है भाई जयशंकर प्रसाद ने। मैंने आपको पहले ही बताया था एक चीज कि हमें बुक्स आती है तो हमें डायरेक्टली याद कर लेनी है कि किसने कौन सी बुक लिखी है, कोई ट्रिक उसके अंदर यूज हमें नहीं करनी। इंद्रजाल आया, किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। तो सिंपली इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे, हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश उसके अंदर नहीं करेंगे, और एक्सपेरिमेंट हमें करना भी नहीं है। एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होता, फिर दिक्कत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंडिया होस्ट द एशियन गेम्स ऑफ द फर्स्ट टाइम? भारत के अंदर पहली बार एशियन गेम की मेजबानी कब की गई थी? इसकी मेजबानी भाई 1951 में हुई थी। 1951 में भारत ने पहली बार क्या कहते हैं ना, एशियन गेम्स को क्या किया था? होस्ट किया था। और ये न्यू दिल्ली में हुए थे, न्यू दिल्ली में हुए थे एशियन गेम्स, ठीक है। एशियन गेम्स न्यू दिल्ली में हुए थे 1951 में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखेगा, ठीक है ना। और साथ साथ 2010 में ना इंडिया ने दिल्ली के अंदर ही कॉमनवेल्थ गेम्स को भी होस्ट किया था। मैं स्कूल में था उस समय, हमें पता है हमसे कितने प्रोजेक्ट बनवाए गए थे इसके ऊपर। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे 2010 दिल्ली, और साथ साथ एशियन गेम्स पहली बार कब हुए थे? 1951। पहली बार पूछ रहा तो याद रखना 1951 में ये हुए थे, ठीक है भाइयों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भाई, आगे 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 जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। और एक काम और कर दो यार, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। अगर आपके पास वीडियो पहुंच रही है, अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लो यार चैनल को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितनी ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना हमें भी फ़ायदा होगा, उतना आपको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी CGL का रिजल्ट आने वाला है, और मैं सोच रहा हूँ कि CGL का रिजल्ट आने के बाद जब तक CGL मेंस नहीं होता, CGL मेंस के लिए एक सीरीज़ लॉन्च करूँ जिसके अंदर मैं पूरा सेट वाइज, जैसे 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो भी मेंस में आते हैं उसकी एक सीरीज लेके आऊँ और एक वीडियो अपलोड करूँ। हफ्ते में 3 बार तो कम से कम अपलोड करूँ, जिससे आपको बेनिफिट हो। 3 वीडियो अगर आप हफ्ते में देखते हो तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। ये काम मैं मेंस तक करूँगा, जब तक CGL का मेंस नहीं हो जाता। तो सपोर्ट तो यार करो, आपके पास अगर वीडियो पहुँच रही है तो आप लाइक ज़रूर करो यार। झाली इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? झाली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य, देखो भाई झाली जो है ना वो जनरली कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में। झाली हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। क्लासिकल डांस कितने हैं हमारे? 8, वो भी याद रखना है आपको। क्लासिकल, ये लोग पूछ रहे हैं कि आपको कितने याद रखने हैं, क्लासिकल डांस भी याद रखने हैं। क्लासिकल डांस कितने हैं टोटल इंडिया में? 8। तो भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। कथकली, मोहिनी अट्टनम, कुचिपुड़ी, ठीक है, ऐसे डांस होते हैं। सतरिया, ठीक है, सतरिया, ये सब क्या होते हैं? हमारे डांस फॉर्म होते हैं। आगे देखते हैं, झाली मैंने बताया आपको लोक नृत्य। आगे देखते हैं भाई, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द टर्म ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ? सबसे पहले धन की निकासी शब्द का यूज किसने किया था? सिंपल पूछ रहा है भाई, मेरे एग्जाम में आया था एक बार। ये एक बार मैं एग्जाम देने गया था, शायद CGL का ही एग्जाम था मेरा, और CGL के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ किससे संबंधित है? ड्रेन ऑफ वेल्थ की भाई देखो, इसका आंसर है दादा भाई नरोजी। इन्होंने क्या किया था ना, पहली बार भारत की GDP को काउंट किया था, और तभी ये वर्ड इन्होंने यूज किया था, ड्रेन ऑफ
वेल्थ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। और साथ साथ मैंने क्या बताया कि इन्होंने पहली बार भारत की जीडीपी को क्या किया था, काउंट किया था। और यहाँ पे कौन दे रखा है, एक क्वेश्चन और देखा इंपॉर्टेंट, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी थे ना, महात्मा गांधी, उनके पॉलिटिकल लीडर थे ये। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल लीडर बोल लो, पॉलिटिकल गुरु बोल लो, पॉलिटिकल टीचर बोल लो, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी याद रखना। और साथ साथ मैंने आपको क्या बताया, ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने यूज किया था पहली बार, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने पहली बार भारत की जीडीपी को क्या किया था, काउंट किया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई। इनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आया है हमारा, ये कह रहा है कि विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट पंचायत राज। सबसे पहले पंचायती राज को इंप्लीमेंट करने वाला राज्य कौन सा था। ये क्वेश्चन अभी सीएचएसएल के एग्जाम हुए ना, उसमें आया हुआ था, सीएचएसएल के एग्जाम में आया हुआ था। मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था मुझे कि भैया ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था, और जब आंसर की चेक करी हमने उसकी, तो उसके अंदर हमारे को देखने को मिला था कि पहली बार पंचायती राज सिस्टम किस राज्य में आया था। तो इसका आंसर है बच्चों राजस्थान। राजस्थान के अंदर पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1959 में। और राजस्थान में कहां पर, राजस्थान के अंदर नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और 2 अक्टूबर को किया गया था, महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन इसको नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लॉन्च किया गया था। और पंचायती राज की मांग किसने की थी, पंचायती राज को 3 टायर की मांग की थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने। बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसकी मांग की थी कि इस पंचायत 3 टायर की होनी चाहिए, ग्राम सभा, ग्राम समिति और जिला परिषद, ठीक है भाई। तो ये इसका आंसर है हमारा कि राजस्थान ने 1959 में पहली बार पंचायत को लागू किया था अपने यहाँ पे, और 2 अक्टूबर को नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट घूम मॉनेस्ट्री लोकेटेड। घूम मठ कहां पर है भारत के अंदर, भाई देखो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के अंदर घूम मठ पाया जाता है। सीधा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे 25वां क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग दी फॉलोइंग। देखे भाई क्या आता है, हु अमंग दी फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स एस्टेब्लिश सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, नारायण गुरु, रामेश्वर नयक्कर पेरियर, बी आर अम्बेडकर या ज्योतिबा फूले। इसका आंसर बच्चों का ज्योतिबा फूले, ये महाराष्ट्र से थे, ठीक है, महाराष्ट्र से थे भाई, ठीक है। और इन्होंने महिलाओं के लिए भी स्कूल ओपन किए थे, ठीक है। इनकी एक बुक भी है जिसका नाम है गुलामगिरी, गुलामगिरी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, अपने ज्योतिबा फूले ने की थी, महाराष्ट्र के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। द डैश कमेटी इज रिलेटेड, द डैश कमेटी इज रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत के अंदर चुनाव सुधार करने के लिए किस कमेटी ने योगदान दिया था, कोठारी, इंद्रजाल, बलवंत राय मेहता या बिमल जलान, ठीक है भाई। देखो इसका आंसर है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। इसने क्या किया था ना, 1998 में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की थी, और अपनी रिपोर्ट को इन्होंने 1999 में क्या किया था, पेश किया था कि भारत के अंदर चुनावी क्या होना चाहिए, चुनाव के अंदर थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, सुधार होने चाहिए। क्लियर है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। कल एग्जाम है आपका, टेंशन तो होगी, जिसको जो सीरियस होगा उसको टेंशन होगी यार, ऐसी बात थोड़ी है। कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हो, दिल्ली पुलिस, सेंट्रल पुलिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज इज लोकेटेड एट। करणी सिंह के नाम पे ही इसको बनाया गया, और ये कहां पर है, सिंपल आंसर इसका दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज स्थित है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बारी में इसको आंसर पढ़ लो, रट्टा मार लो, काम को क्या कर दो, खत्म कर दो। हमें ज्यादा चीजों को घुसना नहीं है जिसके अंदर हमें घुसने की जरूरत नहीं है। ईस्टर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी। ईस्टर का त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ईस्टर ईसाइयों का एक त्यौहार है जो क्रिसमस के बाद मनाया जाता है, क्रिसमस के 1 हफ्ते बाद शायद इसको मनाया जाता है, ईस्टर वगैरह कहते हैं इसको, ठीक है। ये अपने पूर्वजों की याद में इसको मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है विच फेयर ऑफ द राजस्थान इज कॉल्ड द कुंभ ऑफ ट्राइबल्स। आदिवासियों का कुंभ
किस मेले को कहा जाता है? डिग्गी फेयर, जीन माता फेयर, कैला देवी फेयर या बनेश्वर फेयर? बनेश्वर फेयर को क्या कहा जाता है? कुंभ ऑफ द ट्राइबल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसको क्या बोलते हैं? कुंभ ऑफ द ट्राइबल्स कौन सा है अपना? बनेश्वर फेयर। बनेश्वर मेला को क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ। राजस्थान के अंदर इसको मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको ऐड किया, प्रीवियस ईयर में पेपर में आया हुआ भी था ये, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। ठीक है भाइयों, अगला देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल प्रेस डे? ये क्वेश्चन भाई पूछ लेते हैं। नेशनल प्रेस डे 2014 की थीम क्या थी? नेशनल प्रेस डे 2014 की थीम क्या थी? रोल ऑफ प्रेस इन डेमोक्रेसी, प्रेस फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन मीडिया या चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस? इसका आंसर है प्रेस की बदलती प्रकृति। चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस 2024 नेशनल प्रेस डे की क्या थी? थीम थी। अब 2025 की क्या है बता सकता है कोई? कमेंट कर देना, जिसको पता हो ना उसको कमेंट कर देना, बाकी मैं आपको बता दूं थोड़ी। प्रेस सेफ गार्डिंग, प्रेस सेफ गार्डिंग, ठीक है, ये जो है हमारी इसकी 2025 की थीम है, प्रेस सेफ गार्डिंग। ठीक है, बहुत बड़ी है पूरी, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रेस सेफ गार्डिंग कॉन्सिलिटी एमिड्स मिस इंफॉर्मेशन, कि हम किसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये हमारी थीम है 2025 की, बहुत बड़ी थीम है। बस आप प्रेस सेफ गार्डिंग याद रख के चलोगे तो आपको बेनिफिट होगा 2025 की। अब क्वेश्चन ये बनता है कि प्रेस डे कब मनाया जाता है? नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नवंबर 16 को। हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। ठीक है ना भाई, आगे देखते हैं। तो ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991? जब भारत ने 1991 के अंदर आर्थिक सुधार किए थे तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, क्वेश्चन का आंसर है हो सकता है मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी या चौधरी चरण सिंह। देखो भाई, इसका आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। 1991 के अंदर पीएम थे ये, जब ये रिफॉर्म्स इंडिया में किए गए थे एलपीजी वाले। लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, ये सब किया था 1991 में। देश के द्वार खोल दिए गए थे बाहर की कंपनियों के लिए, आओ। कुछ रिस्ट्रिक्शन सरकार ने हटा ली थी ताकि प्राइवेट कंपनी आके इन्वेस्ट कर सके। तो कौन था उस समय प्रधानमंत्री? पीवी नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री कौन थे? फाइनेंशियल मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, वित्त मंत्री पूछता है कि फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन थे बताओ, तो मनमोहन सिंह थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाइयों, आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट स्टेट? देखो भाई, नॉर्थ ईस्ट से आने वाला मानसून सबसे ज्यादा किस स्टेट को अफेक्ट करता है? नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो इस तरीके से कुछ ऐसे आएगा, भारत के अंदर नीचे की तरफ से निकल के आएगा, तो वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। मानसून से हमें याद रखना चाहिए कि भारत का जो क्लाइमेट है ना, भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द कांडला पोर्ट विच वॉज रीनेम रिसेंटली? कांडला पोर्ट का नाम बदलकर हाल फिलहाल में क्या कर दिया गया है? कांडला पोर्ट का भाई नाम बदल के भाई कर दिया गया है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, ये बहुत क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि कांडला पोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। याद रखना इसको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, मुझे भी इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने इसको ऐड कर दिया इसके अंदर कि एग्जाम में कहीं पूछ ले तो काम आना चाहिए। बहुत दिन एग्जाम चलेंगे तो किसी ना किसी एग्जाम में तो इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। हु रॉट द नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान? ट्रेन टू पाकिस्तान की बुक किसने लिखी, नॉवल किसने लिखा है? बहुत आसान आंसर है, खुशवंत सिंह ने लिखा है इसको। किसने लिखा है? खुशवंत सिंह ने लिखा है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नॉर्मन बोरलॉग से रिलेटेड। नॉर्मन बोरलॉग नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू विच कंट्री?
जो नॉर्मन बोरलॉग है उनको दुनिया में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, वो किस देश से बिलोंग करते हैं? तो उसका आंसर है यूएसए। वो किससे बिलोंग करते हैं? यूएसए से बिलोंग करते हैं। और बाद में ये मैक्सिको चले गए थे। बाद में कहाँ चले गए थे? ये मैक्सिको चले गए थे। दुनिया भर में इन्होंने HYV सीड इंट्रोड्यूस कराए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड इन्होंने क्या करे थे? इंट्रोड्यूस करे थे, जिसकी वजह से गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हो गई थी। इसलिए इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है वर्ल्ड के अंदर। अब फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया कौन है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, अब ये कौन है भाई? ये भी याद रखना है हमारे को। तो ये है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। इनको पिछले से पिछले साल एक भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये इंडिया के अंदर है फादर, और ये कहाँ पे है? वर्ल्ड में। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड भी मिलता है एग्रीकल्चर की फील्ड में। ठीक है भाइयों, आगे बढ़ते हैं। चलो 36 क्वेश्चन आ गया। 36 क्वेश्चन हमारा ये है, ये कह रहा है कि इन विच ओलंपिक गेम्स डिड द इंडिया हॉकी मेंस टीम विन द लास्ट गोल्ड मेडल? इंडियन टीम ने हॉकी इंडियन टीम ने लास्ट टाइम गोल्ड मेडल कब जीता था? 2008, 1980, 1928 या 1996? देखो भाई, आखिरी बार इन्होंने गोल्ड मेडल 1980 में जीता था। 1980 से इंडिया ने गोल्ड मेडल नहीं जीता है। और उसके बाद गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, गोल्ड कह रहा हूँ, ब्रॉन्ज। इन्होंने 2020 में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था ओलंपिक के अंदर, लेकिन गोल्ड इनका 1980 में आया था। और पहली बार गोल्ड कब आया था हमारे पास? 1928 में। 1928 में हमारे पास फर्स्ट टाइम गोल्ड आया था हॉकी के अंदर। ठीक है, हॉकी का जादूगर किसे बोलते हैं भाई? ये बता दो जल्दी से, कमेंट कर देना, हॉकी का जादूगर किसे बोलते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, कमेंट कर देना उसको। Who was the leader of the Southern military campaign of अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे साउथ मिलिट्री के अंदर अभिहार सैन्य नेता कौन था? महमूद गनवा, मलिक काफूर, मलिक सरवर या आदम खान? देखो भाई, मलिक काफूर आंसर है इसका। ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए साउथ मिलिट्री को संभाल रहा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर सकते हो, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, Who among the following is known as the table maestro? तो सॉरी, तबला माइस्ट्रो। तबला माइस्ट्रो, ठीक है ना? तबला माइस्ट्रो भाई किसे बोलते हैं? ठीक है, तबला माइस्ट्रो गलत हो गया यहाँ पे लिखा हुआ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, गुलाम अली, उस्ताद अमजद अली खान या उस्ताद जाकिर हुसैन? आसान सा आंसर है, उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला वादक बोलते थे कि ये क्या थे? तबला वादक थे। ठीक है भाई, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन थे? ये शहनाई बजाया करते थे, ये शहनाई वादक थे। ठीक है, गुलाम अली एक म्यूजिशियन थे। उस्ताद अमजद अली खान ये बजाया करते थे भाई सरोद। किसके थे ये? सरोद के थे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या था कि तबला वादक किसे बोलते हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगले हम 39 पे बढ़ते हैं आगे। अभी मैं इसको शायद डिस्कस करके आया हूँ थोड़ा सा, तो एक बार फिर आ गया ये। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गवर्नमेंट इम्पोज लिमिट्स ऑफ इम्प्लीमेंट्स इज नोन एज? सरकार द्वारा लगाई गई सीमाओं या बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया को इस नाम से जाना जाता है। सरकार जब बाहर की कंपनियों को फोकस करती है कि आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शन हटाती है सरकार, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट? निजीकरण, वैश्वीकरण या उदारीकरण या फिर वित्तीय निवेश? उदारीकरण। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि सरकार ने अपने देश को लिबरलाइज कर दिया है, अब बाहर की कंपनी आएगी और कम से कम रोक टोक के ऊपर काम कर पाएगी। सरकार के साथ मिलकर सरकार उनको कुछ छोड़ देती है ताकि कंपनी आए और काम करे। ठीक है भाइयों, अगला, विच रीजन ऑफ द नोन एज द यूनिक शोला फॉरेस्ट? यूनिक कौन सा क्षेत्र अपने अनोखे शोला जंगलों के लिए जाना जाता है? ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, थार डेजर्ट या डेक्कन प्लेट्यू? देखो डेजर्ट आ गया तो डेजर्ट तो होगा नहीं, ये सेंस लगाया करो थोड़ा सा, वो अपने फॉरेस्ट के बारे में पूछ रहा है। तो ये इसका आंसर है पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट जो है यहाँ पे शोला फॉरेस्ट पाए जाते हैं। साउथ के अंदर अपना इंडिया है ना, इंडिया का ये पार्ट, यहाँ पे वेस्टर्न घाट पाए जाते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट पाए जाते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ये एग्जाम में पूछ रहा है कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? अनाईमुड़ी। तो इसको आप याद रखना, इसकी डिस्टेंस लगभग 2695 मीटर की है। 2695 मीटर की ये ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न घाट में।
ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था द घूमर डांस ऑफ राजस्थान वॉज ओरिजिनली परफॉर्म बाय विच ट्राइबल कम्युनिटी। जो घूमर नृत्य है वो आज किस आदिवासी समुदाय द्वारा राजस्थान में किया जाता है? कथवड़ी, मीना, भील या कंज? भाई भील जनजाति होती है ना, भील 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 जनजाति द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। घूमर डांस कौन करता है? भील जनजाति करती है। गाना सुना ना, घूमर घूमर, वैसी है, याद रख लो इसको, घूमर घूमर भील जनजाति करती है राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन है भाइयों, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस वाज ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय द मेल मॉन्क्स इन मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज के अंदर पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाने वाला डांस कौन सा है? सतारिया, कथकली, कुचिपुड़ी या ओडिसी? देखो भाई, सतारिया एक ऐसा नृत्य होता है जिसको मॉन्क्स करते हैं, मेल मॉन्क्स करते हैं मोनेस्ट्री के अंदर, और ये आसाम से रिलेट करता है। याद रखना, सतारिया कहाँ से है? आसाम से, ठीक है ना। कथकली कहाँ से है? केरल से, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ से है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से, ठीक है। ओडिसी कहाँ से है? ओडिसी है उड़ीसा से, ठीक है। ये 4 डांस फॉर्म थी, और मॉन्क्स भिक्षु कौन सा करते हैं? सतरिया करते हैं। कौन सा करते हैं? सतरिया। और चारों हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म है। चारों कौन है? हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म है, इसको हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा सेंसस से रिलेटेड, जनगणना से रिलेटेड। जनगणना, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ तमिलनाडु। 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता दर क्या थी? देखो भाई, पहले जनगणना समझते हैं, हर 10 साल में होती है। 2011 में हुई थी, खैर कोविड की वजह से 2021 में नहीं हो पाई। 21 में होनी थी, 21 में नहीं हो पाई, अब होने स्टार्ट होने वाली है, जो जाति जनगणना होगी। अब जो हमारी जनगणना होगी वो कास्ट सेंसस होगी। सरकार ने जैसे हमारे को इशारे दिए हैं लोगों को कि कास्ट सेंसस हो सकती है, तो कास्ट सेंसस होगी जब भी होगी अब, ठीक है। इसने पूछा कि तमिलनाडु का लिटरेसी रेट क्या था। तमिलनाडु का लिटरेसी रेट था भाई 80.09%, 80.09% तमिलनाडु का लिटरेसी रेट था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पूरे इंडिया का लिटरेसी रेट क्या था उस समय, पूरे भारत का साक्षरता दर कितनी थी उस समय। देखो भाई, इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी ना भाई 2011 के अकॉर्डिंग 74.04% जो थी इंडिया की लिटरेसी रेट थी 2011 के अकॉर्डिंग। तो ये भी आपको याद रखना, ये भी पूछ सकता है। पहली बार जनगणना 1872 में करने की कोशिश की थी, फिर 1881 में पूरी तरीके से हुई थी। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है भाइयों। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन। भारत के संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बनाई गई है? देखो भाई, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, ओरिजिनल, हमें जनरली ओरिजिनल पे ध्यान देना पड़ता है। ओरिजिनल जो था उसमें 395 आर्टिकल थे, और उसके अंदर हमारे कितने भाग थे? 22 भाग थे, ठीक है। खैर अब तो 24-25 भाग हो रहे हैं, आर्टिकल हमारे 448 पहुंच चुके हैं, ठीक है। हमें ओरिजिनल याद रखने होता है, कितने थे? 395। तो किस भाग में बताया गया है कि हम संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं? तो उसका आंसर है बच्चों पार्ट 20। पार्ट 20 का इस्तेमाल करके अमेंडमेंट किया जाता है। पार्ट 20 के अंदर आर्टिकल 368, 368 आर्टिकल का इस्तेमाल करके अमेंडमेंट किया जाता है। अब यहाँ पे 3-4 पॉइंट पूछ सकता है कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने अनुच्छेद है? 395। कितने भाग है? 22। संशोधन करने के लिए कौन सा चाहिए हमारे को? पार्ट 20, भाग 20। किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट किया जाता है? तो 368। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट 20 के सारे आपको बता दिए, ठीक है। अच्छा सा आसान सा क्वेश्चन आ गया, एक और आसान सा केस है, रट्टा मारने वाला। Who among the following is called the भजन सम्राट? भजन सम्राट इंडिया का किसे कहा जाता है? भजन सम्राट, तो वो है अनूप जलोटा। अनूप जलोटा को क्या कहा जाता है? भजन सम्राट कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आगे, देवदासी नेशनल अवार्ड इज गिवन एट द डांस फेस्टिवल हेल्ड इन द पिलग्रिम सेंटर ऑफ द स्टेट। देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य के तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य महोत्सव में दिया जाता है। देवदासी अवार्ड कहाँ का है भाई? देवदासी अवार्ड है अपना उड़ीसा का। कहाँ का है? उड़ीसा का। उड़ीसा का ये अवार्ड है जो तीर्थ केंद्र पिलग्रिम के फेस्टिवल में दिया जाता है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देवदासी नेशनल अवार्ड कहाँ पे दिया? देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार उड़ीसा में दिया जाता है। उड़ीसा की सरकार इसको प्रोवाइड करवाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा आजादी से रिलेटेड। विच मूवमेंट गेव द स्लोगन डू और डाई? किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था? पहली बात, इसको महात्मा गांधी ने दिया था, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने दिया था इसको। और कब दिया था?
भारत छोड़ो आंदोलन के समय, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय दिया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में भारत के अंदर स्टार्ट हुआ था। ये एक लीडरलेस मूवमेंट था। महात्मा गांधी का खाली नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि सभी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था और आम जनता ने इसका जिम्मा उठाया था। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन 1905 के बाद स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और 1907 में इसका स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने इसको किया था 1905 में। 1907 में लाल बाल पाल का कंसेप्ट आया था। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। असहयोग कब हुआ था? 1920 में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट हमें याद रखने। कभी कभी क्या होता है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाने से आता है कि पहले क्या हुआ, दोबारा क्या हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ, ये आपको बताना होता है। तो ये था इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। हम आगे क्वेश्चन कौन सा है हमारा? आगे हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद, विच आर्टिकल अबॉलिश अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत को समाप्त कौन सा आर्टिकल करता है? देखो भाई, छुआछूत क्या होता है? किसी के साथ अनटचेबल बिहेव करना। तो आर्टिकल 17 हमारा क्या बोलता है कि छुआछूत को हम समाप्त करेंगे। आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 19 देख लेते हैं, राइट टू स्पीच, हम कुछ भी बोल सकते हैं। राइट टू स्पीच, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है ना, आर्टिकल 21 एक में आता है। ठीक है ना। राइट टू लिव भी आता है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 44 एग्जाम में पूछता है, अनुच्छेद 44 में क्या आता है? अनुच्छेद 44 में बच्चों आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। ठीक है ना। समान आचार संहिता आर्टिकल 44 में आती है। और यूसीसी समान आचार संहिता को लागू करने वाला राज्य कौन सा है? पहला वो है बच्चों उत्तराखंड। उत्तराखंड हमारा पहला राज्य है जिसने क्या किया है? उत्तराखंड जिसने सबसे पहले यूसीसी को लागू किया है। उसके बाद बाकी राज्यों ने किया होगा, लेकिन मेन उत्तराखंड आता है। ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं हमारा। ठीक है। आगे हमारा विच इंडियन रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा, कौन सी भारतीय नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर बहुत इजी है, गोदावरी। गोदावरी को साउथ की गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा ये सब साउथ की रिवर है। इसमें से गोदावरी क्या है? साउथ की गंगा बोली जाती है, क्योंकि गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी डिस्टेंस कम से कम 25 किलोमीटर की है। इतने किलोमीटर की गंगा नदी है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसको साउथ की गंगा कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट बच्चों? आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट, इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इस्तमरारी बंदोबस्त बोल रहे हैं, परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? भाई देखो, इसको लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था 1793 में। कहां पर लागू किया था? बंगाल में। बंगाल में लागू किया था 1793 में, जिसके अंदर किसानों के ऊपर टैक्स की दरें फिक्स कर दी गई थी कि उनके ऊपर टैक्स एक्स्ट्रा नहीं लगाया जाएगा, एक बार जितना लगा दिया उतना बहुत है। ठीक है भाई। तो स्थायी बंदोबस्त कहाँ पे आया था? बंगाल में आया था। किसने लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लगाया था? 1793। ये हो गया। लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, हड़प नीति अपनाई थी इस बंदे ने, हड़प नीति। और यही एक बंदा था भारत के अंदर जिसने 1853 के अंदर भारत की पहली ट्रेन चलाई थी। इसके कार्यकाल के अंदर ही पहले ट्रेन चली थी। मुंबई से थाने तक की ट्रेन चली थी। ठीक है ना। तो यही पूछता है। ठीक है। लॉर्ड कर्जन मैंने आपको बता दिया 1905 में। इसके टाइम पे क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन, बंगाल का पार्टीशन हुआ था। तो भाइयों, ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। कल आपका एग्जाम है। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचती है तो इसको आप पक्का देखिए। गारंटी दे रहा हूँ, मैंने जो क्वेश्चन ऐड करे हैं ना, आपका जब भी एग्जाम होगा, जब भी कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप कांस्टेबल के लिए देखें, आप MTS, CHSL, CGL जैसे एग्जाम्स के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा ना वो क्वेश्चन ऐड करें जो प्रीवियस ईयर में आते रहते हैं, या फिर एडिक्विटी जो नया टेंडर आया है SSC का, जो नए तरीके से एग्जाम ले रहा है, उसके एग्जाम के टाइप्स के भी क्वेश्चन मैंने इसमें डालने की कोशिश करी है। तो कोशिश यही रहेगी हमारी कि मैं CGL के लिए भी लेके आऊँ किस तरीके से। ये तो मैं आज एक ही वीडियो लेके आया हूँ, एक ही वीडियो इसलिए लेके आया, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था काफ़ी टाइम से कंपटीशन का ही, तो सोचा क्यों ना अपने एक चैनल पे कंपटीशन की वीडियो डाल दी जाए जो आपको थोड़ा बेनिफिट पहुंचाए।
और मैं भी देखूं क्या रिजल्ट रहता है इस वीडियो का, ताकि मैं CGL से जुड़ी वीडियोस भी बना सकूं। CGL से जुड़ी इसलिए बनाऊंगा क्योंकि अगर आप CGL लेवल का पढ़ते हैं तो आप SSC या कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, देखते हैं कौन सी वीडियो मिलेंगे। वैसे जीके की वीडियो अब आती रहेंगी, अब एग्जाम से जुड़ी वीडियो इस चैनल पे आती ही रहेंगी। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।